नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। नेपाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच वहां लोकतंत्र मजबूत करने की कवायद भी परवान चढ़ रही है। नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव आखिरी बार 1997 में हुए, लेकिन माओवादी विरोध के चलते 2002 में होने वाले चुनाव अब तक नहीं हो पाए थे। यानी स्थानीय निकायों में 15 साल से भी ज्यादा वक्त तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका नेपाल के तमाम गांवों और शहरों के विकास पर क्या असर पड़ा होगा। बहरहाल 2 चरणों में होने वाले इन चुनावों का बड़े मधेसी समूह और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल जैसे दलों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है, लेकिन नेपाली सरकार और जनता को इन चुनावों से बहुत उम्मीदें हैं। विशेष में आज बात होगी नेपाल में जारी स्थानीय निकाय चुनावों की, उनकी अहमियत की और उनके इतिहास की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो नेपाल में 2 दशक बाद हुए स्थानीय निकाय के चुनाव को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले दौर में 3 प्रांतों में चुनाव हुए हैं, जबकि दूसरे दौर में 14 जून को 4 प्रांतों में चुनाव होना बाकी है। आइए देखते हैं पहले दौर में कैसा रहा चुनाव। इन तस्वीरों को देखने के लिए नेपाल तरस रहा था। स्थानीय निकाय के लिए वोट डाले लोगों को 2 दशक हो गए थे। लिहाजा पहले दौर में 3 प्रांतों में जब 14 मई को मतदान हुआ तो बड़ी तादाद में लोग वोट डालने बाहर निकले। रविवार को छिटपुट हिंसा के बीच 71% लोगों ने वोट डाले। डोलाखा जिले में पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और हिंसा के मद्देनजर कावरे और डोलाखा जिलों में चुनाव आयोग ने मतदान स्थगित कर दिया। इन इलाकों में वोटिंग की नई तारीख का जल्द ही ऐलान किया जाएगा, लेकिन इन हिंसक घटनाओं के बावजूद लोगों के उत्साह पर कोई खास असर नहीं पड़ा और 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद मतदाताओं ने नेपाल के बेहतर भविष्य के लिए बढ़ चढ़कर वोट डाले। एउटा स्वच्छ छवि भएको एउटा निष्पक्ष प्रतिनिधिको छनौट होस् भन्ने म चाहन्छु र यो स्थानीय विकासको क्रममा चाहिँ अघि बढोस् नगर महानगर कामना लिएरै म यहाँ आएको। From this election, I expect new faces, probably from alternative parties rather than the major parties. ज्यादातर लोगों के लिए स्थानीय निकाय के चुनावों में वोट डालने का ये पहला मौका था, लिहाजा युवाओं का उत्साह देखने लायक था। फिलहाल प्रांत 3, 4 और 6 की 283 में से 281 स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुए। मनांग और डोल्पा जिलों की 2 निकायों में उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया, लिहाजा वहां मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि बाकी 4 प्रांतों में 14 जून को मतदान होना है। हिमालय की गोद में बसे इस देश में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लोगों ने वोट डाले। सभी 18,438 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। 1997 के बाद नेपाल में पहली बार स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ, लिहाजा लोग काफी उत्साहित हैं। This election is quite exciting, taking place nearly after 2 decades, and I'm voting for the first time in this local election, and there are many like me. This election is not only about election, just an election, but I think this is a referendum of the old generation and the new generation. The person who can really work for the society, that we are expecting, and the person who really devoted for the, who can work for the society and who can carry the good work for our society, that we are expecting. पहले दौर में 3 प्रांतों के 34 जिलों में मतदान हुआ। इस दौर में 49,56,927 मतदाता थे। सबसे ज्यादा 686 उम्मीदवार काठमांडू निगम सीट पर मैदान में थे, जबकि सबसे कम 28 उम्मीदवार मनांग सीट पर थे। 2 दशक बाद हुए इस चुनाव को नेपाल की राजनीतिक स्थिरता के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। Well, this election is much more important because the people are enjoying their, sovereignty power, and this local government will encourage the people to utilize their sovereign power throughout the year. That's why it is so much important.
आपको बता दें कि आखिरी बार नेपाल में 1997 में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, लेकिन 5 साल बाद 2002 में जब चुनाव की तारीख आई तो माओवादी आंदोलन के चलते इस चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी रहा और चुनाव टलता रहा। इस बार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 31,000 नेपाली सेना को पहले दौर में तैनात किया, जबकि पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर से गश्ती की जा रही थी। 14 जून को दूसरे दौर के लिए होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभी जोर शोर से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में पहला स्थानीय निकाय चुनाव 1947 में हुआ, लेकिन नेपाल की आंतरिक अस्थिरता के चलते आखिरकार 1997 के बाद वहां स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो पाए। इस बीच चुनाव बहाल कराने की कई कोशिशें हुई, लेकिन राजनीतिक दलों में सहमति नहीं होने के कारण 20 साल तक स्थानीय चुनाव लटके रहे। आइए देखते हैं चुनाव में देरी की क्या वजह रही और स्थानीय निकाय चुनाव का इतिहास क्या है। नेपाल में राजशाही और लोकतंत्र के बीच आंख मिचौली कई दशकों तक चली। नेपाल की राजशाही शाह वंश के राजाओं के पास रही, लेकिन प्रधानमंत्री और सेना पर कब्जा राणा वंश के हाथों में रहा। खासकर 1846 से 1946-47 तक यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1947 के आसपास वो दौर भी आया जब जनता मुखर हुई और लोकतंत्र बहाली के प्रयास तेज होते चले गए। 1947 में राणा वंश का एकाधिकार खत्म होते ही पहले स्थानीय निकाय चुनाव हुए। 11 जून 1947 को हुए इन चुनावों में 25 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार था। इसके बाद 1953 में काठमांडू में हुए म्युनिसिपल चुनाव में पहली बार 21 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। 1959 में पहली बार पार्टी आधारित स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इन चुनावों में नेपाली कांग्रेस ने काठमांडू म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की, जबकि डिप्टी चेयरमैन पद पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को जीत मिली। उसमें 2-3 कालखंडों में अलग अलग 97 जब होना था तो तब माओवादी जनयुद्ध जो चला रहे थे वो अपने चरम पे, उस तरह की चीज़ें, उन कारण से वो टलता रहा। फिर उसके बाद 2005 में राजा ने अवैध ढंग से चुनी हुई सरकार को निरस्त कर दिया और प्रधानमंत्री को जेल में डाल दिया और इस तरह का हुआ। 2005 से फिर आंदोलन चला, जन आंदोलन हुआ। 1960 में महाराजा महेंद्र ने संविधान और चुनी हुई संसद को भंग कर दिया। हालांकि उन्होंने गांव, जिला और निकाय की त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था लागू कर दी। 1962 के बाद इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था के तहत चुनाव होते रहे, लेकिन 1990 में स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इसमें कुछ तब्दीलियां हुई। 1992 में ग्राम पंचायतों का नाम बदलकर ग्राम विकास समिति रख दिया गया। इसी साल 3,995 ग्राम विकास समितियों, 75 जिला विकास समितियों और 33 म्युनिसिपैलिटी में चुनाव हुए। नेपाली कांग्रेस ने 75 में से 60 जिलों पर जीत दर्ज की। 1992 के बाद आखिरी चुनाव 1997 में हुए, जिसमें यूएमएल ने बाजी पलटते हुए 75 में से 36 पर जीत दर्ज की, जबकि नेपाली कांग्रेस 22 जिलों में ही परचम लहरा पाई। यूएमएल ने 50 में से 41 नगरीय निकायों पर भी जीत हासिल की। तो शांति प्रक्रिया में का पहला अंक था कि जो माओवादी के योद्धा थे उनका जो सेना था उसका व्यवस्थापन करना, संविधान सभा का चुनाव होना। तो फिर ये हुआ कि भाई अभी लोकल चुनाव कैसे कर सकते हैं, अभी तो संविधान बनना है। संविधान एक बार बने, उसके बाद उस संविधान के अंतर्गत एक चुनावी प्रक्रिया हो। तो ये पहले युद्ध, उसके बाद शांति प्रक्रिया, इन दोनों के कारण 2002 के बाद चुनाव नहीं हो पाया। संविधान की प्रतीक्षा हुई। संविधान बनने के बाद संविधान कार्यान्वयन के कड़ी में लोकल इलेक्शन अब हो रहा है। 1997 में चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल 2002 में ही खत्म हो गया था, लेकिन इस बीच नेपाल में आंतरिक शांति भंग हो चुकी थी। माओवादी विद्रोह के चलते नेपाल में गृह युद्ध के हालात थे। माओवादी हिंसा में हजारों लोग मारे गए, लिहाजा दोबारा चुनाव नहीं हो सके। 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने स्थानीय चुनाव कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन राजनीतिक दलों के बहिष्कार के चलते ये कोशिश मुकम्मल नहीं हो सकी। आखिरकार 2015 में जारी संविधान के तहत राष्ट्रीय, प्रांतीय
और स्थानीय स्तरों पर सरकार गठन का प्रावधान किया गया। बालानंदा पौडेल कमीशन ने इसके तहत 719 स्थानीय संरचनाओं की सिफारिश की, जिसकी संख्या बाद में सरकार ने बढ़ाकर 744 कर दी। स्थानीय निकायों की ये मौजूदा व्यवस्था 10 मार्च 2017 से ही लागू है और मौजूदा चुनाव इसी प्रणाली के तहत हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। गुजरे 2 दशकों में नेपाल की राजनीति काफी बदल गई है। 90 के दशक के आखिर में जिस तेजी से माओवादी आंदोलन पूरे देश में फैला, उसने राजशाही का खात्मा तो कर दिया, लेकिन लोकतंत्र बनने के बाद भी नेपाल में स्थिरता नहीं आ पाई। 10 साल से भी कम वक्त में एक के बाद एक कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस देश ने देखे। इसी उथल पुथल के चलते नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हो पाए। आइए एक नजर डालते हैं पिछले कुछ वर्षों के नेपाल की डामाडोल राजनीति पर। मई 2008 में नेपाल में जब लोकशाही की जीत हुई तो लगा कि ये देश अब प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आगे चलकर अपना रास्ता तय करेगा। लेकिन संविधान के स्वरूप और सत्तासीन होने की होड़ ने जल्द ही मुश्किलें पैदा कर दी और मुश्किलों का ये दौर अब भी नहीं थमा है। लोकतंत्र बहाल होने के बाद मई 2008 में गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगले ही महीने यानी जून 2008 में माओवादी दल के मंत्रियों ने सत्ता संघर्ष को लेकर इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2008 में रामबरन यादव को राष्ट्रपति घोषित किया गया। अगस्त में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और माओवादी नेता पुष्पदहल प्रचंड ने मिलीजुली सरकार बनाई। नेपाली कांग्रेस को विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपति रामबरन यादव और प्रचंड के बीच मतभेद चलते रहे। मई 2009 में आखिरकार विद्रोहियों को राष्ट्रीय सेना में शामिल करने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मई 2009 में ही वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता माधव कुमार नेपाल को अगला प्रधानमंत्री नामित किया गया। इसके बाद शुरू हुई संविधान को लेकर रस्साकशी। माओवादियों के दबाव में माधव कुमार नेपाल ने जून 2010 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कई महीनों तक देश में काम चलाऊ शासन चलता रहा। फरवरी 2011 को यूएमएल के अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपाल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन उनके शासन में भी नेपाल में स्थिरता नहीं आ पाई। नए संविधान और पूर्व माओवादी विद्रोहियों के भविष्य को लेकर अगस्त 2011 में झलनाथ खनाल ने भी इस्तीफा दे दिया। इसी महीने नेपाली संसद ने माओवादी दल के बाबूराम भट्टाराई को नया प्रधानमंत्री चुना। उन पर नए संविधान और विद्रोही माओवादियों को लेकर आंदोलन बनाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मई 2012 में प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने आधी रात को संविधान सभा को भंग कर नए चुनाव की घोषणा कर दी। मार्च 2013 में नेपाल के चीफ जस्टिस खिलराज रेग्मी को सरकार की कमान सौंप दी गई।
नवंबर 2013 में नया संविधान लिखने के लिए चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। संसद में एक तरफा समर्थन से फरवरी 2014 को सुशील कोइराला को प्रधानमंत्री चुन लिया गया। हालांकि करीब 1.5 साल बाद यानी अक्टूबर 2015 में संविधान लागू होने के बाद जारी गतिरोध के बीच सुशील कोइराला ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नए संविधान के तहत नई सरकार गठित करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। आखिरकार 12 अक्टूबर 2015 को खड्ग प्रसाद शर्मा ओली को नेपाल का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया। ओली नेपाल का शासन करीब 10 महीने ही संभाल पाए और 24 जुलाई को उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर 2008 के बाद से राजनीतिक जोड़-तोड़ और नाटकीय घटनाक्रमों के चलते नेपाल राजनीतिक स्थिरता से दूर रहा। शांति प्रक्रिया कछुए की चाल चल रही है और संविधान में संशोधन को लेकर तकरार अब भी जारी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। भारत के लिए नेपाल न सिर्फ सामरिक बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी काफी अहम देश है। आइए देखते हैं नेपाल का अब तक का इतिहास, वहां लोकतंत्र बहाली की कवायद की दास्तान दरअसल है क्या। ईसा से करीब 1000 साल पहले नेपाल छोटी छोटी रियासतों और कुलों में बटा हुआ था, लेकिन नेपाल में राजशाही के नए युग की शुरुआत 1768 में हुई, जब मल वंश के शासकों को हराकर पृथ्वी नारायण शाह ने देश का एकीकरण किया। शाह वंश ने नेपाल में सदियों तक प्रभावशाली तरीके से शासन किया। बीच बीच में परिवार में कलह से मुश्किल भी पैदा हुई और इसी वजह से 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासन में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे और उन्हें प्रधानमंत्री घोषित किया गया। लगभग हर काल में इस देश पर भारतीय साम्राज्यों का प्रभाव पड़ा। हालांकि ये देश एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। दूसरी तरफ देश में राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। 1951 में राणा शासन का अंत हुआ और नरेश त्रिभुवन बहाल हुए। इसी साल नेपाल में लोकतंत्र की बहाली हुई और तब से ही नेपाल में कई बार लोकतंत्र की स्थापना की कोशिशें भी हुई, लेकिन ये राजा और सरकार की बहुदलीय व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ पाया। 1990 के बाद नेपाल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकारों का गठन होता रहा, लेकिन ये सरकारें संवैधानिक राजशाही के अधीन ही रही। इस बीच राजशाही को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 1995-96 में सशस्त्र माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। इसके बाद से संघर्षों में हजारों लोगों की जान गई। इसी बीच जून 2001 को नेपाल के राजमहल में सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए, जिसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल नरेश बने। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ शांति समझौते के तहत संसद ने राजशाही को खत्म करने को मंजूरी दी और आखिरकार 11 जून 2008 को नरेश ज्ञानेंद्र के शाही महल छोड़ने के साथ ही नेपाल में राजशाही खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता का भारत पर भी असर पड़ता है। 6 दशक पुराने संबंध में दोनों मुल्कों ने कई उतार चढ़ाव देखे। मधेशी के मुद्दे पर तो हाल ही में दोनों देशों के बीच तीखी तकरार भी देखने को मिली। ऐसे में नेपाल में जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं तो भारत के लिए ये अच्छा संकेत है। माना जा रहा है कि इससे नेपाल में असंतोष कम होगा और भारत के साथ संबंध बेहतर होंगे। भारत के 5 राज्यों के साथ नेपाल 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दोनों तरफ लोगों की खुली आवाजाही ये दिखाता है कि नेपाल और भारत में एक दूसरे के प्रति विश्वास कितना मजबूत और पुराना है। भारत की आजादी के बाद 1950 में दोनों देशों के बीच शांति और दोस्ती की संधि हुई और इसी आधार पर दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर व्यापक समझौते हुए। नेपाल में भारतीय समुदाय के 6 लाख लोग
अलग अलग कामकाज में लगे हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समानता इतनी ज्यादा है कि तराई इलाके में भारत और नेपाल के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। सन 50 में जब हम आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी के बाद हमने नेपाल से ये समझौता किया था, उसके मातहत उन्हें हक है कि भारत में आके वो पढ़ें, काम करें, व्यापारी कारोबार में लगे रहें। सब ये है जो अपने हमारे नागरिकों को मिलता है, तकरीबन उसके नज़दीक उसी तरह का हक उनका भी है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बेहद प्रगाढ़ रहे हैं। नेपाल में जब लोकतांत्रिक क्रांति हुई तो 12 सूत्रीय समझौते का भारत ने स्वागत किया, जिससे नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बहाल हुई। नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के लिए भारत ने 764 गाड़ियां मुहैया कराई। भारत ने नेपाली सेना को हेलीकॉप्टर से भी मदद की। इसके बाद दोनों देशों के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कई द्विपक्षीय बातचीत हुई, लेकिन हाल के महीनों में मधेशी आंदोलन के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखी गई। हालांकि रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए दोनों देशों ने लगातार कोशिश की। नेपाल में जब भूकंप आया तो भारत 6 घंटों के भीतर अपनी टीम को वहां रवाना किया। हाल के दिनों में अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर गए। 17 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला द्विपक्षीय नेपाल दौरा था। सार्क सम्मेलन में भाग लेने वे एक बार फिर सितंबर 2014 में नेपाल गए। जनवरी 2015 में नेपाल की मौजूदा राष्ट्रपति विद्या भंडारी भारत के दौरे पर आईं। मार्च 2015 में बाबूराम भट्टाराई और अगस्त 2015 में नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा भारत आए। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से फोन पर बातचीत की। फरवरी 2016 में नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल भारत आए। यानी हाल के दिनों में उपजे अविश्वास को खत्म करने की कोशिश दोनों तरफ से जारी है। जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने थे, कोई एक प्रधानमंत्री दूसरी तरफ गया नेपाल में, तो प्रधानमंत्री की अपनी पॉलिसी है कि जितने भी हमारे आसपास के देश हैं उनके साथ हमारे समझौता अच्छा बन के रहे, और अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो उसको हम अपने आप में बातचीत करके सुलझा लें। और यहाँ भी आशा यही है कि ऐसी ये मसला ठीक होगा। भारत नेपाल का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। वहाँ पर 40% निवेश भारत करता है। 1996 में दोनों देशों के बीच नया व्यापार समझौता हुआ। 1995-96 के बाद से 11 गुना व्यापार बढ़ गया। भारत और नेपाल के बीच 1971 में पावर एक्सचेंज समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच अंतर सरकारी समिति व्यापार पर नियंत्रण करती है। नेपाल से भारत की तरफ 250 से ज्यादा नदियां बहती हैं और इन पर दोनों देशों के बीच जल समझौता भी हुआ है। इनके अलावा बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउंडेशन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक स्तंभ का काम करता है। नेपाल से हजारों की तादाद में लोग उच्च शिक्षा के लिए भारत आते हैं और भारत समय समय पर नेपाल को आर्थिक मदद भी देता है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।